ठीक है। तो फ्रेंड फंक्शन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, फ्रेंड वर्ड तो हम सबको ही पता है कि एग्जैक्टली इसका क्या मीनिंग है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में जो कंसेप्ट है वो है फ्रेंड फंक्शन का। ठीक है, अब फ्रेंड फंक्शन एग्जैक्टली क्या होता है इसको एक बार समझते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं फ्रेंड फंक्शन की बात करूं तो एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, पहले उसको देख लेते हैं कि एग्जैक्टली फ्रेंड फंक्शन क्या होता है। जस्ट वेट अ मिनट। अगर हम फ्रेंड फंक्शन की बात करें तो हमें किसी भी क्लास के, ठीक है, अगर सिंपली प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मेंबर्स को क्या करना है, एक्सेस करना है, ठीक है, क्लास के बाहर, तो हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, फ्रेंड फंक्शन। ठीक है, तो फ्रेंड का मतलब यहाँ पे सिंपल सा इतना है कि एक हमने क्लास बनाया, ठीक है, उस क्लास में जितने भी प्रोटेक्टेड या प्राइवेट मेंबर्स हैं, हमने देखा था कि हम उनको क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते थे। ठीक है, प्राइवेट मेंबर्स को हम कभी भी क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर मैं बात करूं सिंपल पब्लिक मेंबर्स की, तो हम उनको क्लास के बाहर यूज कर सकते थे, ऐसा हमने डिस्कस किया था। ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि हम किसी भी क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को क्या करें, या प्रोटेक्टेड मेंबर्स को, ठीक है, क्लास के बाहर, ठीक है, किसी फंक्शन में यूज करें या क्लास के बाहर कहीं पर भी यूज करें। ठीक है, हमने तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास में कंसेप्ट क्या है, फ्रेंड फंक्शन का। प्लस एक जो कंसेप्ट में मैं और आपको रिमाइंड करवा दूं, हमने प्रोटेक्टेड मेंबर्स को तो एक क्लास के बाद उसकी चाइल्ड क्लास में यूज करना जरूर सीखा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो फ्रेंड फंक्शन का कंसेप्ट है, उसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि एक क्लास के प्रोटेक्टेड और प्राइवेट मेंबर को किसी मेन से पहले या किसी फंक्शन में एक्सेस करना, ठीक है, अगर हम चाहते हैं तो हम सिंपल फ्रेंड फंक्शन क्रिएट करें। ठीक है, कैसे क्रिएट होगा, अगर हमें क्रिएट करना है, एक जो कंसेप्ट है वो हेल्पर से है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है उस पर्टिकुलर क्लास को, क्या हेल्प कर रहा है, क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को यूज करने के लिए। ठीक है, अब कैसे क्या होगा उसको हम समझते हैं, और एक एग्जाम्पल भी है इसका। तो जैसे कि अगर यहाँ पर मैं बात करूं, जैसे मैंने एक सिंपल क्लास क्रिएट की, ठीक है, उसमें एक मैंने विड्थ नाम का डेटा मेंबर क्रिएट किया। ठीक है, अब अगर उस विड्थ डेटा मेंबर को हमें यूज करना है, तो हम पहले इस पर्टिकुलर क्लास में एक फ्रेंड फंक्शन क्रिएट करें और उसको यूज करें। ठीक है, ये तो एक सिंपल मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट मेंशन किया, अब इसको समझते हैं एक प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, तो देखते हैं प्रोग्राम नंबर हमारे पास में 172। ये देखें, तो अगर हम बात करें फ्रेंड फंक्शन की, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने एक नम नाम से एक क्लास क्रिएट की है, जिसमें हमारे पास में 2 डेटा मेंबर्स हैं। जस्ट वेट अ मिनट। ओके, 2 डेटा मेंबर्स हैं हमारे पास में, ए एंड बी। ठीक है, इस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ये हमारे पास में क्लास कंसेप्ट का एक और एडवांटेज है कि हम क्लास के मेंबर्स को क्लास के बाहर यूज कर पा रहे हैं। कौन से मेंबर्स को, क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को, क्योंकि हमने अभी तक इतना ही समझा है कि प्राइवेट मेंबर्स सिर्फ विद इन अ क्लास में यूज में आ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या इस पर्टिकुलर कंसेप्ट का मतलब है। तो यहाँ पर हमारे पास में ए एंड बी 2 डेटा मेंबर्स हैं। ठीक है, और मैंने इस पर्टिकुलर क्लास के पब्लिक डिक्लेरेशन सेक्शन में यहाँ पर एक्सेप्ट फंक्शन क्रिएट किया है, जहाँ पर डेटा मेंबर्स में इनपुट लेने का काम किया है। प्लस यहाँ पर ये दोनों के दोनों डेटा मेंबर्स क्या है, कौन से स्कोप या कौन से एक्सेस स्पेसिफायर का पार्ट है, ये दोनों सिंपली प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का पार्ट है। ठीक है, लाइकवाइज मैंने इस पर्टिकुलर क्लास में डिस्प्ले फंक्शन क्रिएट किया है, जो कि सिंपली क्या करेगा, डेटा मेंबर्स को डिस्प्ले करवाने का काम करेगा। ठीक है, अब अगर हम इस पर्टिकुलर क्लास के दोनों मेंबर्स, डेटा मेंबर्स की बात कर रही हूँ, फंक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, हालांकि ये फंक्शंस भी इसी क्लास के पार्ट हैं, लेकिन ये मेंबर फंक्शंस हैं। लेकिन मैं बात कर रही हूँ डेटा मेंबर्स की। डेटा मेंबर को हम इस नम क्लास के बाहर एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो देखें, हमने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट किया है। ठीक है, एक फंक्शन का मैंने यहाँ पे प्रोटोटाइप डिफाइन किया है।
ठीक है, और क्या मेंशन किया है, अभी तक हमने देखा था कि प्रोटोटाइप हम कैसे डिफाइन करते हैं। सिंपल, आपको फंक्शन का नाम लिखना होता है, देन रिटर्न टाइप, सबसे पहले रिटर्न टाइप, ठीक है, और देन फंक्शन का नेम, और देन आपके पास में जो भी आर्ग्यूमेंट्स आप उस पर्टिकुलर फंक्शन को पास करना चाहते हो, एज अ आर्ग्यूमेंट आप जो भी देना चाहते हो वो आप यहाँ पर ब्रैकेट्स में मेंशन करते हो। ठीक है, ये हमने सिंपली फंक्शन का प्रोटोटाइप देखा था। लेकिन क्योंकि ये फंक्शन फ्रेंड फंक्शन क्रिएट करना है, एज अ फ्रेंड फंक्शन की तरह हमें यूज करना है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फ्रेंड कीवर्ड ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये फ्रेंड कीवर्ड का जो सिंपल हमारे पास में सिंटेक्स है, या मैं यूं कहूँ कि उसका प्रोटोटाइप है, वो हमें डिफाइन करना जरूरी है। अब प्रोटोटाइप हमने क्यों दिया, हम अगर सिंपल फंक्शन बनाते हैं तो हम क्लास के बाहर भी यूज कर सकते हैं, क्लास के अंदर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो फंक्शन क्या होता, क्लास का पार्ट होता। लेकिन अगर मैं बात करूं फ्रेंड फंक्शन की, तो फ्रेंड फंक्शन कभी भी किसी क्लास का पार्ट नहीं होता। अब वो कैसे पता चलेगा, ये स्टेटमेंट मैंने क्यों बोला, मैं इसका रीजन अभी समझाती हूँ। ठीक है, हमने पहले जितने भी फंक्शंस बनाना देखा था, हमने देखा था कि हम क्लास के अंदर ही फंक्शंस क्रिएट कर रहे हैं, और अगर क्लास के बाहर हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं, तो हमने देखा था हम क्लास का नाम भी लिखते थे और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर भी लगाते थे। वो क्यों लगाते थे, ताकि हम ये बता पाए कि वो फंक्शन क्लास का पार्ट ही है और क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। लेकिन इन केस ऑफ फ्रेंड फंक्शन, ये फंक्शन कभी भी क्लास का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, आप देखें, इस फंक्शन की अगर मैं डेफिनेशन या कोडिंग की बात करूं, तो देखें यहाँ पर मैंने कहीं पर भी क्लास का नेम मेंशन नहीं किया है और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं लगाया। तो इसका सीधा सा मतलब क्या रहेगा कि ये फंक्शन क्या है, इस क्लास का फ्रेंड फंक्शन है और क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को यूज कर पा रहा है। ठीक है, प्लस ये क्लास का पार्ट नहीं है। दूसरी बात कि अगर इस फंक्शन की हम बात करें, तो जो भी फ्रेंड फंक्शन हम क्रिएट करेंगे पर्टिकुलर क्लास में, उसका हम यूं कहें कि उसको उसका एक प्रोटोटाइप देना जरूरी होता है। मतलब उस क्लास को पता होना चाहिए कि उसके मेंबर्स को हम कहाँ कहाँ एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कौन सा कीवर्ड मेंशन किया है, फ्रेंड कीवर्ड। ठीक है, और देन फंक्शन का सिंपल जो भी हमारे पास में प्रोटोटाइप होता है वो डिफाइन किया है। ठीक है, अगर हम ऐसा ना करें तो हम ये नहीं बता सकते कि ऐड फंक्शन इस क्लास का फ्रेंड फंक्शन है। ठीक है, प्लस उस केस में ये ऐड फंक्शन इस क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को यूज भी नहीं कर पाएगा। देन आगे अगर हम बात करें, अब देखें, थर्ड तीसरी बात, ये दो बातें तो मैं अभी आपको समझा चुकी हूँ। तीसरी बात, जब भी हम फ्रेंड फंक्शन बनाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटोटाइप के टाइम ही हम फ्रेंड कीवर्ड यहाँ पे प्लेस करते हैं। लेकिन जब हम फंक्शन की कोडिंग डिफाइन करते हैं तो फ्रेंड कीवर्ड नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर देखें, कोई फ्रेंड कीवर्ड नहीं है। फ्रेंड कीवर्ड कहाँ पर आएगा, जब आप फंक्शन की कोडिंग सिंपल आप क्लास में जब फंक्शन का प्रोटोटाइप डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये तीन बातें फ्रेंड फंक्शन के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन की। देन अब अगर हम बात करें इस ऐड फंक्शन की, ठीक है, तो इस ऐड फंक्शन में हमने इस पर्टिकुलर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्या किया है, यहाँ पर सिंपल डिफाइन किया है। मैं यूं कहूँ कि एज अ पैरामीटर हमने यहाँ पे पास किया है। ठीक है, अब आप में से काफी स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि यहाँ तो मैंने नेम M2 दिया है, यहाँ पर मैंने M1 दिया है। तो हमने देखा था कि नेम यहाँ पर मैटर नहीं करेगा, आप चाहे तो नेम प्रोटोटाइप में से हटा सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे हमने सिंटेक्स जो है प्रोटोटाइप जो डिफाइन किया है, उसमें हम सिंपल इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं, और आप चाहें तो वेरिएबल का नाम या पैरामीटर का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। कोई नीड नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब देखें इसके बाद क्या होगा। अगर मैं सेट फंक्शन की बात करूं, तो मैंने नम क्लास का एक ऑब्जेक्ट जो है वो एज अ पैरामीटर यहाँ पे मेंशन किया है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बाय रेफरेंस हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट को पास करना होगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या कर रहा है,
बाय रेफरेंस जब हम इसको कॉल करेंगे, तो जब ये कॉल होगा, ठीक है, पर्टिकुलर फंक्शन, तो सिंपल जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट जाएगा वो बाय रेफरेंस हम पास करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लगाया है, रेफरेंस वेरिएबल के लिए एम्परसेंड का साइन, ठीक है। अब क्या बोला मैंने, मैं इसको भी रिपीट करती हूँ, ठीक है। देखिए इस फंक्शन, देन अगर हम बात फ्रेंड फंक्शन की, ठीक है, इस पर्टिकुलर फंक्शन में क्या किया है, और भी डेटा मेंबर्स, कौन से ऑब्जेक्ट के अभी डेटा मेंबर्स, M2 ऑब्जेक्ट के। अभी M2 ऑब्जेक्ट आया कहाँ से, ये भी हमें समझना है, ठीक है। तो सम तो देख लेते हैं, फिर हम समझते हैं कि ये ऑब्जेक्ट आया कहाँ से, ठीक है। उसमें कौन से ऑब्जेक्ट की वैल्यू यहाँ पर कॉपी हो रही है। तो देखें यहाँ पर M2.a और M2.b, तो क्या कर रहा है ये पर्टिकुलर कंसेप्ट, ये फंक्शन क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर क्लास, कौन सी क्लास, इस नम क्लास के डेटा मेंबर्स ए और बी को यूज कर रहा है। पर आप देखें यूज तो कर पा रहा है, लेकिन किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ ही यूज कर पाएगा। तो फ्रेंड फंक्शन में भी हम जो डेटा मेंबर यूज कर रहे हैं, उसको भी हम ऑब्जेक्ट के साथ ही यूज कर सकते हैं, बिना ऑब्जेक्ट के हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। हमने ये तो बोल दिया कि फ्रेंड फंक्शन में हम प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मेंबर्स को यूज कर पाएंगे, लेकिन यूज करने का भी कुछ प्रोटोकॉल या कुछ रूल है। वो रूल क्या है कि हम उसको ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपल ए और बी में क्या कर दिया, उन दोनों का एडिशन कर दिया और डिस्प्ले करवा दिया, कहीं वेरिएबल में असाइन नहीं किया है, ठीक है। तो अगर हमारे पास में ए और बी में वैल्यू लेट्स से 50 और 40 और 50 रहेगी, तो सम यहाँ पे 90 डिस्प्ले हो जाएगा। प्लस मैंने यहाँ पे एक कंसेप्ट और भी किया है, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट था उसकी डेटा मेंबर ए में मैंने वैल्यू 60 असाइन कर दी, ठीक है। अब समझते हैं कि ये फंक्शन कब कॉल होगा। फंक्शन का कोड तो हमने समझ लिया। अब देखें, सबसे पहले मैंने इस पर्टिकुलर क्लास का एक ऑब्जेक्ट M1 नाम से क्रिएट किया, ठीक है। यस, चलिए। तो यहाँ पर हमारे पास में सिंपल, अगर मैं बात करूं कि हमारे पास में मैंने इस पर्टिकुलर क्लास का एक ऑब्जेक्ट M1 नाम से क्रिएट किया है, ठीक है। अब M1 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, तो सिंपल सा यहाँ पे कंसेप्ट ये हुआ कि कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पहली बात, फर्स्ट पॉइंट की कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट कि जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो सिंपल जो डेटा मेंबर्स हैं, अभी तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्यों, क्योंकि मैंने कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट ही नहीं किया, ठीक है। कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा, ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसका काम कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो डेटा मेंबर्स में कोई भी वैल्यू नहीं रही, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल किया है। जब ये एक्सेप्ट फंक्शन कॉल होगा, तो लेट्स से कि दोनों डेटा मेंबर्स में वैल्यू हमने 40 और 50 एज अ इनपुट ले लिया, और इनपुट लेने के बाद वापस से अगर हम मेन की बात करें, तो डिटेल्स को डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने सिंपल डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। यहाँ तक तो हम पहले भी करते हुए आए हुए हैं काम, कि एक्सेप्ट और डिस्प्ले कैसे कॉल होंगे, ठीक है। अब इस केस में ऑब्जेक्ट जो था वो M1 था, एक ही ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है। अब देखें, डिस्प्ले फंक्शन इस क्लास का पार्ट था, इसलिए डॉट लगा के हमने ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस किया, लेकिन आप देखें ऐड फंक्शन को मैंने डॉट लगा के यूज नहीं किया, क्यों, क्योंकि ऐड फंक्शन पहली बात तो फ्रेंड फंक्शन है, दूसरी बात वो उस पर्टिकुलर क्लास का पार्ट नहीं है। फ्रेंड फंक्शन कभी भी किसी क्लास का पार्ट नहीं होता है, ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। और ऐड फंक्शन में कॉलिंग के टाइम मैंने क्या पास किया, M1 ऑब्जेक्ट। तो अब अगर ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर M2 ऑब्जेक्ट में किसका रेफरेंस असाइन होगा। तो यानी कि अब इस स्टेटमेंट को अगर हम जस्टिफाई करें, तो देखें इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास में जो M2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें रेफरेंस किसका साइन हो रहा है, M1 का, ठीक है। तो M2 के दोनों डेटा मेंबर्स जो थे, ठीक है, उनको मैंने ऐड करवा के डिस्प्ले करवा दिया, प्लस इस डेटा मेंबर के ए डेटा मेंबर की वैल्यू को मैंने 60 से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ था, यहाँ तो एडिशन हुआ था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने दोनों को क्या करवा दिया, सिंपल ऐड करवा के और यहाँ पर 60 उसमें असाइन कर दिया, ठीक है। प्लस समझने वाली बात क्या रहेगी अब इस केस में,
मैं अगर M2 को डिस्प्ले करवाऊं, ठीक है, या M1 को डिस्प्ले करवाऊं, दोनों मेमोरी में एक ही लोकेशन पे क्रिएट होंगे। ऐसा हमने रेफरेंस वेरिएबल के टाइम समझा था, मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, बट ऐसा हमने समझा था रेफरेंस वेरिएबल के टाइम। ठीक है, अब अगर आप मेन में वापस से M1 डॉट डिस्प्ले करवाएंगे भी तो एग्जैक्टली होगा क्या? ठीक है, M1 के ए डेटा मेंबर की वैल्यू 60 रिप्लेस हो चुकी होगी, पहले 40 थी लेकिन हमने चेंज कर दिया तो वो 60 हो चुकी होगी। तो देखिए इसका आउटपुट अगर हम देखें तो देखिए मैंने सबसे पहले 40 और 50 को सिंपल क्या करवा दिया, डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, और डिटेल्स जो है मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाई हैं। ठीक है, तो अब इस केस में जस्ट वेट अ मिनट, तो एम दोनों का एडिशन तो हो गया हमारे पास में 90। ठीक है, तो पहले ये ऐड फंक्शन यहाँ पर कॉल होगा, आप ऐसे समझ लें इसको कि यहाँ पर डिस्प्ले करवाने से पहले हम एडिशन करवा देते हैं। ठीक है, और एडिशन के बाद अगर हम डिटेल्स को डिस्प्ले करवाएं तो अब देखें यहाँ पर M1 की जो डिटेल्स है वो क्या डिस्प्ले हो रही हैं, ए डेटा मेंबर की वैल्यू 60 हो चुकी है, पहले 40 थी जब हमने इनपुट में लिया था। ठीक है, ये बी की वैल्यू है और ये ए की वैल्यू है, एडिशन 90 हुआ, लेकिन हमने इस फ्रेंड फंक्शन में रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू ए डेटा मेंबर की वैल्यू को 60 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, 40 थी पहले वैल्यू लेकिन हमने 60 कर दिया, तो अब अगर हम डिस्प्ले करवाएंगे तो यहाँ पर क्या डिस्प्ले होगा, 60 और 50। तो इस तरीके से ये फ्रेंड फंक्शन का यूज हुआ। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता दीजिए। एक और भी एग्जाम्पल है फ्रेंड फंक्शन का। ओके, आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल देखें तो नेक्स्ट हमारे पास में अगेन फ्रेंड फंक्शन का ही एग्जाम्पल है। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में एक कंसेप्ट और ऐड हुआ है। फ्रेंड फंक्शन एक और एग्जाम्पल से अगर हम समझेंगे तो कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। मे बी अभी बहुत सारे डाउट्स होंगे स्टूडेंट आप लोगों को, लेकिन धीरे धीरे ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं फ्रेंड फंक्शन एग्जैक्टली। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से, और फॉरवर्ड डिक्लेरेशन का एक और कंसेप्ट है। अभी फॉरवर्ड डिक्लेरेशन क्या, अभी तक तो हमने ऐसा कोई कंसेप्ट समझा नहीं। फॉरवर्ड और बैकवर्ड ये दो स्लैशेस तो पढ़े थे। ठीक है, डिक्लेरेशन एग्जैक्टली क्या है वो हमने कभी नहीं समझा, तो समझते हैं। पहले सिंपल एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपल num1 नाम से एक क्लास क्रिएट की है। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को मैं अभी यहाँ पे इग्नोर कर रही हूँ, इसका मतलब मैं आपको बाद में समझाऊंगी, इसको मैं अभी स्किप कर रही हूँ इस स्टेटमेंट को। तो मैंने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में num1 नाम से एक क्लास क्रिएट की है। ठीक है, हम इस एग्जाम्पल में ये समझने वाले हैं कि एक फ्रेंड फंक्शन में हम एक से ज्यादा क्लासेस के प्राइवेट मेंबर्स को यूज कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल उसी पर बेस्ड है। ठीक है, अभी हमने एक ही क्लास के डेटा मेंबर को यूज करना सीखा था, लेकिन ऑब्जेक्ट बनाकर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को डेटा मेंबर्स को हम यूज करेंगे किसी फ्रेंड फंक्शन। कैसे क्या होगा वो बात की बात है, बट ऐसा कुछ हम करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे एक num1 क्लास क्रिएट की है। इस num1 क्लास में हमारे पास में सिंपल एक डेटा मेंबर है ए। ठीक है, अगेन इस क्लास में एक्सेप्ट और डिस्प्ले फंक्शन मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं जो अभी तक हम करते हुए आए हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर क्लास में सिंपल यहाँ पर डिफाइन किया है फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन का नाम क्या है वो समझने के लिए देखें, तो यहाँ पर ये तो हो गया फंक्शन का नाम। ठीक है, फंक्शन का नाम है शो, किसका फ्रेंड है वो, इस पर्टिकुलर क्लास का। ठीक है, शो फंक्शन फ्रेंड फंक्शन है कौन सी क्लास का, num1 क्लास का। ये कैसे पता चल रहा है इस स्टेटमेंट से, ठीक है, क्योंकि हमने इस शो फंक्शन में num1 क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया है और num1 क्लास में ये फ्रेंड फंक्शन का प्रोटोटाइप डिफाइन किया है। इसीलिए ये हमें समझ आ रहा, ये मतलब समझने वाली बात रहेगी कि जो शो फंक्शन है वो इस पर्टिकुलर क्लास का फ्रेंड फंक्शन। क्यों, क्योंकि हमने प्रोटोटाइप दिया है यहाँ पर। ठीक है, प्लस हमने यहाँ पर क्या किया है, इसका एज अ आर्ग्यूमेंट भी यहाँ पर पास किया है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हमने देखा था कि हर एक फंक्शन का रिटर्न टाइप तो होता ही है। पहले हमने रिटर्न टाइप में वॉइड देखा था,
लेकिन अब इस फंक्शन में मैंने जो रिटर्न टाइप दे दिया वो क्या दे दिया, num2। अब ये num2 क्या है, हमने तो अभी तक प्रीडिफाइंड डेटा टाइप्स देखे थे रिटर्न टाइप में, ठीक है, प्लस क्लास के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाना भी सीखा था। लेकिन यहाँ पर ये num2 क्या है इसको हम समझते हैं। हमने num2 अभी तक कहीं पर भी क्या नहीं किया, इस क्लास से पहले कहीं num2 कुछ देखा नहीं। इस स्टेटमेंट को अभी आप स्किप करें तो num1 क्लास से पहले कहीं पर भी num2 जैसा कोई कंसेप्ट नहीं आया, लेकिन हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको डायरेक्टली यूज कर दिया। ठीक है, अब आगे प्रोसीड करते हैं। ये कंसेप्ट अभी ओवर नहीं हुआ है। देन मैंने num1 क्लास के बाद num2 क्लास को क्रिएट किया, लेकिन आप देखें मैंने यूज पहले किया है। ठीक है, अब देखें आगे क्या होगा। देन num2 क्लास को मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, सिंपल सा बिल्कुल num1 क्लास की तरह मैंने यहाँ पे डेटा मेंबर भी क्रिएट किया है और एक्सेप्ट और डिस्प्ले फंक्शन वापस से क्रिएट किए हैं। प्लस मैंने num2 क्लास का भी जो फ्रेंड फंक्शन है, ये देखें num2 क्लास जो है उसका भी फ्रेंड फंक्शन मैंने किसको बना दिया, वापस से शो फंक्शन को। कैसे पता चला, हमने यहाँ पे उसका प्रोटोटाइप मेंशन किया है। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी फंक्शन को किसी पर्टिकुलर क्लास का फ्रेंड फंक्शन बनाना है तो हमें उस पर्टिकुलर क्लास में प्रोटोटाइप में ये लिखना जरूरी होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी होगा, तो मैंने यहाँ पर यही किया है। प्लस ये शो फंक्शन इन num1 और num2 क्लासेस के पार्ट नहीं है। ठीक है, हम जब कॉल करेंगे तो ये विदाउट ऑब्जेक्ट ही कॉल होगा, ऐसा भी हमने उससे प्रीवियस प्रोग्राम में समझा था। तो यहाँ पर हमारे पास में शो फंक्शन है जो कि फ्रेंड फंक्शन है, कौन सी क्लास का, num2 क्लास का। कैसे पता चल रहा है, इस स्टेटमेंट से। प्लस हमने शो फंक्शन में आर्ग्यूमेंट में num2 क्लास का ऑब्जेक्ट भी पास किया है। बाय रेफरेंस रिक्वायर्ड नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं बाय रेफरेंस भी। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से रेफरेंस हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर जहां जहां पर ये सिंटेक्स आपने यहाँ पर जहां चेंज किया तो सब जगह चेंज करना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो मैंने बाय रेफरेंस समझाया तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देखें, उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपल शो फंक्शन को क्रिएट किया है। ठीक है, क्रिएट हमेशा क्लासेस के बाहर ही होगा क्योंकि क्लास का पार्ट नहीं है, लेकिन अब ये शो फंक्शन क्या कर रहा है, सिंपल num1 क्लास और num2 क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे एज अ आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, तो उसका सीधा सा मतलब ये रहा कि num2 और num1 दोनों क्लास के डेटा मेंबर्स को ये यूज कर पाएगा। और यूज कर पाने के बाद मैंने क्या किया, सिंपल मैंने इसी क्लास के ऑब्जेक्ट के, ठीक है, इसी क्लास के डेटा मेंबर्स में मैंने वापस से वैल्यू ये असाइन कर दी। ठीक है, अब देखें अगर मैं बात करूं num1 क्लास का ऑब्जेक्ट तो उसका नाम था m11 और num2 क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, m12, यानी कि m12 और m11। ठीक है, तो m11 क्लास में यानी कि num1 क्लास में जो हमारे पास में a डेटा मेंबर है यहाँ पर देखें, और num2 क्लास में हमारे पास में b डेटा मेंबर है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के साथ मैंने इन्हीं को एक्सेस किया है। देन वापस से मैंने num2 क्लास के ऑब्जेक्ट जो है उसके डेटा मेंबर्स, उस ऑब्जेक्ट के साथ डेटा मेंबर को एक्सेस किया और उसमें इन दोनों का एडिशन स्टोर कर दिया। ठीक है, एडिशन मैंने डिस्प्ले भी करवा दिया और अब इस केस में मैंने रिटर्न क्या किया है, m12 को मैंने रिटर्न किया। तो अब देखें m12 कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है num2 क्लास का। ठीक है, ये num2 क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो रिटर्न क्या हो रहा है, num2 क्लास का ऑब्जेक्ट, तो इसलिए रिटर्न टाइप में मैंने क्या मेंशन किया है, num2 क्लास। ठीक है, तो अब समझ आया रिटर्न टाइप एग्जैक्टली हमने क्या किया है, क्या लिखा है। हम इस फंक्शन से num2 क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा रहे हैं, तो इसलिए रिटर्न टाइप हमने num2 लिखा है। अब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा num2 का ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाऊं, ऑब्जेक्ट भी रिटर्न करवा सकती हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में num2 क्लास के ऑब्जेक्ट में क्या किया है, इन दोनों ऑब्जेक्ट के एडिशन को स्टोर करवाया है। ठीक है, इसलिए मैं रिटर्न भी उसी को करवा रही हूँ। प्लस
अब अगर हम एक लेवल आगे चले, ठीक है, यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रेफरेंस ही क्यों यूज कर रहे हैं तो उसको देखें, अगर आप स्किप करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं यहाँ से, ये स्किप हो जाएगा, ठीक है। दोनों में से किसी एक के रेफरेंस को हम यहाँ से स्किप कर देते हैं, ये देखें इस तरीके से। तो अब एक जगह चेंज किया है तो सब जगह चेंज करना पड़ेगा हमें, वरना फिर एरर आपको विजिबल होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर चेंज किया, और ऐसे ही यहाँ पर इस नम1 क्लास में जो हमने प्रोटोटाइप दिया है वहां पर भी चेंज करना जरूरी हो जाए। तो एक ऑब्जेक्ट तो हम क्या कर रहे हैं, पास बाय कॉपी यूज करेंगे या पास बाय वैल्यू यूज करेंगे, और एक ऑब्जेक्ट पास बाय रेफरेंस यूज करेंगे। अब मैंने क्या बोला मैं समझाती हूँ। प्लस यहाँ पर अब आप देखिए, मैंने दोनों क्लासेस में जो सिंपल प्रोटोटाइप डिफाइन किया था, यहाँ देखें num1 क्लास में मैंने पहले ही num2 क्लास को क्या कर लिया, यूज कर लिया, ठीक है। num2 क्लास को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, प्रोटोटाइप में डिफाइन यूज कर लिया। लेकिन num1 क्लास से num1 क्लास से पहले मैंने कहीं पर भी num2 क्लास को क्रिएट ही नहीं किया था, ठीक है। तो अब इस केस में अगर मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को क्या करती हूँ, एग्जीक्यूट करूंगी, तो एरर आएगी। क्यों एरर आएगी, कंपाइल टाइम एरर आएगी। वो एरर क्यों आएगी, क्योंकि num1 क्लास में हमने num2 क्लास का क्या कर दिया, रिटर्न टाइप डिफाइन कर दिया, रिटर्न टाइप लिख दिया प्रोटोटाइप में। लेकिन कहीं पर भी num2 ये बताया नहीं कि num2 एक क्लास है, एक वेरिएबल है या क्या है, हमने कहीं पर कुछ नहीं बताया। तो अब ये प्रोग्राम आपको सिंपल एरर शो करेगा, ठीक है। अब उसको रिजॉल्व करना है, तो रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास में जो कंसेप्ट है वो रहेगा फॉरवर्ड डिक्लेरेशन, ठीक है। क्या होता है फॉरवर्ड डिक्लेरेशन, ये देखें। हम क्या कर रहे हैं, इस num1 क्लास में num2 क्लास को बता रहे हैं कि वो एज अ रिटर्न टाइप हमारे पास में यूज में आना चाहिए इस शो फंक्शन का। तो देखिए num1 क्लास के पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि हमारे प्रोग्राम में एक num2 नाम की क्लास एग्जिस्ट करेगी। तो आप देखें यहाँ पर मैंने क्या किया है, सबसे पहले क्लास का नाम, क्लास कीवर्ड, देन क्लास का नाम, और यहाँ पर हमने सेमीकोलन मेंशन किया है। ये कंसेप्ट क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। ये हमने क्यों यूज किया, क्योंकि हमने इस num1 क्लास में num2 क्लास के ऑब्जेक्ट को इस तरीके से प्रोटोटाइप में यूज किया है, जबकि num2 क्लास num1 क्लास के बाद में हमने डिफाइन किया। ये देखें, पहले हमने num1 क्लास क्रिएट की है, देन हमने num2 क्लास क्रिएट की है, ठीक है। तो बताना पड़ेगा num1 क्लास को कि यहाँ पर इस प्रोग्राम में num2 नाम की क्लास एग्जिस्ट करती है, इसलिए हमने फॉरवर्ड डिक्लेरेशन यूज किया, ठीक है। तो ये कहलाएगा फॉरवर्ड डिक्लेरेशन का कंसेप्ट। और अब अगर इस प्रोग्राम को, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की बात करें, तो मैंने वापस से मेन में दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट को क्या किया है, क्रिएट किया है। क्यों, क्योंकि मुझे शो फंक्शन में दोनों ऑब्जेक्ट्स को यूज करना था, ठीक है, और दोनों ऑब्जेक्ट्स के थ्रू दोनों क्लासेस के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को यूज करना था। देन m1 और m2 ये दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, दोनों ऑब्जेक्ट्स के साथ एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल किया, प्लस मैंने यहाँ पे देखिए शो फंक्शन को क्या किया है, कॉल किया है। इसमें पास करते टाइम m1 और m2 मैंने दोनों ऑब्जेक्ट्स को पास कर दिया। दोनों अलग अलग क्लासेस के ऑब्जेक्ट थे, सेम क्लास के ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ठीक है। तो जब ये शो फंक्शन कॉल होगा, सिंपल हमने देखा था कि दोनों क्लास के डेटा मेंबर्स का एडिशन किस में जाके स्टोर हो रहा है, num2 क्लास के इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने जो डेटा मेंबर b है उसमें जाके स्टोर हो रहा है। प्लस हमने रिटर्न भी करवा दिया, ठीक है। कौन से ऑब्जेक्ट को, num2 क्लास के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाया, जिसका कि नाम यहाँ पे क्या था, m12, ठीक है। ये रिटर्न हो गया यहाँ पर। अब इधर m2 में जाके वो वैल्यूज कॉपी हो जाएंगी। कौन सी वैल्यू कॉपी होगी, जो हमने रिटर्न करवाई है। कौन सी वैल्यू रिटर्न करवाई है, ये देखें। अगर मैं यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं।
तो देखें M1 क्लास के साथ में ऑब्जेक्ट के साथ मैंने एक्सेप्ट फंक्शन कॉल किया, ए डेटा मेंबर में 20 वैल्यू एक्सेप्ट करी, ठीक है, और M2 ऑब्जेक्ट के साथ मैंने एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल किया, तो B में वैल्यू लेट्स से मैंने 40 इनपुट करी, ठीक है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने पास करे, प्लस यहाँ पर अगर मैं बात करूं आज की क्लास के लास्ट स्टेटमेंट की, तो मैंने यहाँ पर जब फंक्शन को कॉल किया तो रिटर्न किसमें करवा दिया, M2 ऑब्जेक्ट में, और M2 ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का था, num2 क्लास का, तो रिटर्न भी तो हमने num2 क्लास के ऑब्जेक्ट को ही करवाया, तो कैच करते टाइम भी उसी क्लास का ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही किया है, तो 20 और 40 दोनों का एडिशन 60 हो जाएगा, वो यहाँ पर M2 ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर B में असाइन हो चुका है, ठीक है। ये देखें, ये रिटर्न भी तो हुआ था, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न भी हुआ है, तब डिस्प्ले करवाएंगे तो यहाँ पर B की वैल्यू 60 डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये हमने डिस्प्ले करवा दिया B की वैल्यू को, और इस तरीके से अगर आउटपुट की बात करें तो देखें ये कुछ इस तरीके से आपको डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ B की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया है, तो यहाँ पर B की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी कितनी, 60, और अगर ये इनपुट लेते तो यहाँ पर रिजल्ट रहता 90, इस तरीके से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।